नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पारदर्शिता के लिए फसल खरीद प्रक्रिया को बनाया गया है पूरी तरह डिजिटल। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा भिवानी में धूमधाम से मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। TITS कॉलेज में कंप्यूटेक्स 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग का हुआ आयोजन। गांव पालवास में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। पिकअप ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, पशु व्यापारी की हुई मौत। अनाज मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने कहा जानबूझकर किसानों को किया जा रहा परेशान। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर विधायक सुनील सांगवान के द्वारा दादरी में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दादरी जिले के लिए शिलान्यास व उद्घाटन किया। रैली में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, विधायक सुनील सांगवान, सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक उमेद पातवास ने परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। हमारे नायब सैनी जी यहाँ पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां भाई। आपका सौभाग्य है, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दिन रात एक करके हरियाणा को चमकाने का काम किया है। हमारे दोनों लाडले विधायक, साथ में जिला अध्यक्ष जी, हमारे इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। साथियों, ये च्यवन ऋषि महाराज की ये तपोभूमि है। मैं दादरी की इस तपोभूमि को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहाँ की हवा में शौर्य है, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आज़ादी की लड़ाई हो, अथवा आज़ादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हों, साथियों, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों, ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये विकास विकसित रैली है, परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति, यह हमारी नॉन स्टॉप
डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव जिस प्रेम प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहाँ स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहाँ जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहाँ किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहाँ उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों, हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार गेहूं की खरीद एमएसपी पर 15 मई तक जारी रहेगी कि गेहूं और सरसों की खरीद पारदर्शिता के आधार पर पूरी तरह से डिजिटल मोड में की जा रही है। 48 से 72 घंटे में सीधे किसान के बैंक खाते में फसल खरीद का रुपया भेज दिया जाएगा। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढोल ने बताया कि अनाज मंडी में अब तक 55,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 20,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। पारदर्शिता के लिए गेहूं व सरसों की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, गेट पास, खरीद और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। किसानों को भुगतान 48 से 72 घंटे में सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंडियों में सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक वजन प्रणाली लागू की गई है। जिले में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। किसी भी किसान को निर्धारित एमएसपी से कम कीमत नहीं दी जाएगी। मंडियों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी मंडियों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था,
और पार्किंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिनके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वेद प्रकाश जी देवसर से तो आप मंडी में आए, क्या चीज लेके आए? तो सरसम लेके आए हैं जी। हाँ, कोई गेट पास की कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया तो बढ़िया काम चल रहा है जी। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार भाई। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप मंडी में? भाई बढ़िया मंडी में काम चल रहा है, कमेटी भी सहयोग दे रही है और एक अंधे टोकन मिल गया है। बढ़िया गेहूँ लेके आया हूँ, तंपरा गाँव है। क्या भाव होगी? गेहूँ 25 रुपये सरकारी में गिरा है। क्या नाम आपका? मनोज कुमार है जी। कहाँ से आए, क्या चीज लेके आए? अजीतपुर गाँव सरसों लेके आया हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो सरसों की जो समस्या है, टोकन किया उन्हें भाव किया हो तो ये टोकन की तो कोई समस्या नहीं है अभी तक, और भाव की आगे जाके पता चलेगा, दुकान पे जाए देखते हैं, पर सुनने में है कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। अनाज मंडी मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढुल ने बताया कि भिवानी में सरसों की और गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। अभी तक 55,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है और खरीदे हुए 19,000 क्विंटल गेहूं की लिस्टिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा भवानीखेड़ा मंडी में 2 लाख क्विंटल गेहूं में से 25,000 क्विंटल को खरीद लिया गया है, जिसमें से 8,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि अलग अलग मंडी में अलग अलग बायोमेट्रिक लगा रखी है। बायोमेट्रिक फटाफट हो रही है और किसी भी किसान को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनाज मंडी भिवानी में सरसों की और गेहूं की खरीद चालू है। अनाज मंडी भिवानी में अभी तक मेरे पास 55,000 क्विंटल के आसपास गेहूं आ चुका है, जिसमें से 19,000 क्विंटल के आसपास कल गेहूं खरीदा जा चुका है और उस खरीदे हुए गेहूं की लिफ्टिंग भी स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो मेरी भवानीखेड़ा मंडी है, वहाँ लगभग 2 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं आ चुका है। 25,000 क्विंटल के आसपास उसकी भी खरीद हो ली है और वहाँ से लिफ्टिंग 8,000 क्विंटल के आसपास वहाँ से गेहूं की लिफ्ट हमने करवाया भी गया है। उसके अलावा जो मेरा परचेज सेंटर धनाना है, 14,000 क्विंटल के आसपास धनाना में कल गेहूं आया है। उसके अलावा जो चांग है, चांग में भी 5-7 हजार क्विंटल गेहूं आया है। चांग में मेरी दोनों मंडियां चल रही हैं, गेहूं की भी और सरसों की भी, जिससे वहाँ सरसों का गवर्नमेंट ने लगभग वहाँ से 80 क्विंटल या 90 क्विंटल आसपास गेहूं सरसों की खरीद भी की है। और भिवानी में जहाँ तक बात है सरसों की, प्राइवेट सरसों की खरीद जारी है। लगभग 6500 के आसपास 6700 के आसपास सरसों बिक रही है। उसके अलावा सरकार ने भी अपनी खरीद स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ से सरकार ने कल तक लगभग 2200 क्विंटल के आसपास सरसों खरीद ली गई है। उसके अलावा यदि हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो हमने लगभग अलग अलग मंडियों में 5-7 स्थानों पे बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है। किसी भी किसान को कोई बायोमेट्रिक की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और लगभग मेरी मंडी भिवानी की जो जितनी भी मंडियां हैं उनमें लगभग 75% बायोमेट्रिक भी क्लियर है। तो किसान भाइयों से मैं फिर भी अपील करता हूं कि खुद आ जाओ या किसी को नॉमिनेट कर दो, इस पे आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक हमारी फटाफट हो रही है और किसी भी किसान को कोई मंडी में प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि यह समारोह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज बनकर उभरा है। परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी और उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन वंचितों के उत्थान और महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समाज सुधारक और आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों को जीवंत कर दिया। लोक गीतों और नाटिकाओं के माध्यम से उनके संघर्ष और संदेशों ने उपस्थित जन समूह को भाव विभोर और प्रेरित किया। इस दौरान मंच के माध्यम से पदाधिकारियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने की मांग की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा, यह समारोह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज बनकर उभरा है। वक्ताओं ने जोर दिया कि शिक्षा ही वह एकमात्र औजार है जिससे समाज की कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। वहीं सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी
और उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि इस मंच से उन युवाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने परिवार और पूरे भिवानी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन वंचितों के उत्थान और महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। और मैं ये बोलूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर करीब 200 वर्ष पूर्व वे उन्होंने देश में जन्म लिया। समाज सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। महिलाओं की शिक्षा के मामले में उन्होंने अपनी पत्नी को इस काम में लगाया। प्रत्येक घर में जाके महिलाओं का आह्वान किया कि आप शिक्षित बने, और उनकी शिक्षाओं के आधार पर एक स्कूल को चलाया गया। उस समय 200 साल पहले की बात है, जब हम लोग महिलाओं को घर से बाहर भेजने से भी थोड़ा हिचकिचाते थे। उस समय उन्होंने एक स्कूल स्थापना की बच्चियों का, और उन बच्चियों को आगे लेकर उन्होंने समाज के अंदर एक संदेश दिया कि जितना सशक्त महिलाएं बनेगी उतना सशक्त हमारा समाज बनेगा। 36 बिरादरी के लिए ये संदेश देना उस समय की बहुत बड़ी बात है। मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर सभी लोगों को, सभी 36 बिरादरी को बधाई देता हूँ। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले ने समान अधिकार की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, प्रधानमंत्री जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो आज हम भी इसी काम में लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जब भी कोई महिलाओं के लिए बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, ये तीनों ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने समाज के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक बहन के लिए काम किया है, और आगे भी वे अपनी सोच रखते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। नया बिल आ रहा है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, जो हम हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते रहते हैं और समाज की प्रगति और जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे कि हमें रक्तदान शिविर लगाना, महापुरुषों की जयंती मनाना और हमारे शिक्षा का प्रसार करना, और खासकर अब आने वाले टाइम में सैनिक कल्याण परिषद के तरफ एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जो न्यू सिल्क से वही बच्चे फ्री कोचिंग लेंगे, फ्री जो ना उस हमारी पुस्तकालय के अंदर अपना अध्ययन कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा केंद्रीय सभागार में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसिप्लिनरी रिसर्च विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बी.के. बेहरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह और जीजेयू हिसार से प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सांगवान ने किया। प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता बन चुकी है, जो शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता बन चुकी है, जो शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। प्रोफेसर ओम प्रकाश सांगवान ने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के माध्यम से ही हम जटिल समस्याओं का प्रभावी समाधान खोज सकते हैं और एआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं किंग खालिद विश्वविद्यालय सऊदी अरब की डॉक्टर मीनाक्षी ने ऑनलाइन माध्यम से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन ला रहा है। इस सम्मेलन में कुल 175 शोध पत्र प्राप्त हुए, जिनमें भारत सहित विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से भी शोध पत्र शामिल रहे। इनमें से कुल 120 शोध पत्रों को ऑफलाइन तथा 55 शोध पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए। आज हमारे TIT कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया
इस कॉन्फ्रेंस में जीजेयू से प्रोफेसर ओम प्रकाश, चेयरमैन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और एमडीयू रोहतक से प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने ज्वाइन किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमने देश विदेश से लगभग 250 पेपर प्राप्त किए, जिसमें से 180 पेपर हमने छांटे और जो बढ़िया से बढ़िया पेपर थे उनको हमने आमंत्रित किया हमारे यहाँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए। हमारे पास बाहर से भी फॉरेन स्पीकर हैं, सऊदी अरेबिया से मैडम मीनाक्षी हैं, HCL टेक्नोलॉजी से मिस्टर रोहित कुमार हैं, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो भी अपने आज विचार साझा करेंगे और हमारे बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे स्टाफ मेंबर्स ने, TIT कॉलेज के हर एक सदस्य ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, आज के टाइम में जब हम हर जगह सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम, तो हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी जाने कि इस लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम हो रहा है। हमने बाहर से, फॉरेन से प्रोफेसर्स को इनवाइट किया, इंडस्ट्री से इनवाइट किया, ताकि वो हमारे बच्चों को ये बताएं कि जो ये शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें किस लेवल तक आज काम हो चुका और बच्चे कितना काम इसमें कर सकते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। आज हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारी जगह से पेपर्स आए हैं और इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारे पास स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स आए हैं। हाँ सर, इसमें जैसे हमारे पास इंडस्ट्री से बहुत सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं। आजकल मार्केट में जो भी नया AI के क्षेत्र में चल रहा है, हमारे विद्यार्थी उनसे नया सीखेंगे। जो भी ट्रेंडिंग टेक्निक्स हैं AI के क्षेत्र में, उसमें उनके प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आजकल AI के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मौके दिए हैं बच्चों को, तो वो भी ये सीख पाएंगे जो भी नॉलेज किस तरह से सारे प्रोग्रामों में उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करने के लिए हमने इंडस्ट्री से भी और अपने विदेश से भी कुछ लोगों को अपने साथ ऐड किया है। सऊदी अरेबिया से डॉक्टर मीनाक्षी मैडम हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी और हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगी, ताकि बच्चे आगे MOU करवा के हम इन इंडस्ट्रीज के साथ इलेबोरेट। DSC यूथ ब्रिगेड ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया। जयंती समारोह में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा और समाज सेवी वीरपाल खरकिया ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। पूर्व सांसद ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने विशिष्ट अतिथि के साथ समाज सेवी वीरपाल खरकिया और धर्मपाल बागड़ी भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य अतिथि सुनीता दुग्गल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, समानता और संविधान के प्रति सम्मान ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने यूथ ब्रिगेड के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। इस मौके पर योगेंद्र राणा सहित अन्य वक्ताओं ने भी सामाजिक समरसता, भाईचारे और एकता पर जोर देते हुए कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। जो DSC यूथ ब्रिगेड है, जिसके के हमारे अध्यक्ष जो है धर्मवीर डावला जी हैं, इनकी संस्था की तरफ से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर बालूवास में आयोजित किया गया है। और इससे पहले भी भिवानी में भी प्रतिभा विकास मंच जो है उनकी तरफ से कार्यक्रम था। तो आज इन दोनों कार्यक्रम के लिए मेरा स्पेशल भिवानी में आगमन हुआ है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ धर्मवीर डावला जी को कि किस तरीके से इन्होंने पूरे DSC समाज को एक सूत्र में पिरोया है और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हमारे धर्मवीर जी, इन्होंने आज जिस तरीके से अपने गांव में यहाँ पर बालूवास में
यहाँ पर भिवानी और पालूवास सब तो एक ही है। आप देखिए कि सबके सब यहाँ पर एकत्रित हैं और आप देखिए कि जो पालूवास के यहाँ पे मौजूदा सरपंच हैं, जो पूर्व के सरपंच हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी जो है ग्राम निवासी हैं, यहाँ पर ग्रामवासी, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और सब यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती है उसको मनाने के लिए यहाँ पर इस आयोजन के अंदर सब उपस्थित हुए हैं और मेरा भी जो है इन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो उसके लिए मैं भी इन लोगों के बीच में आई हूँ कि मुझे लगता है कि हम सबको ज्योतिबा फुले के जीवन से सीखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई की, जिस तरीके से उन्होंने समाज सेवा की और एक छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और सावित्रीबाई फुले जो उनकी धर्म पत्नी, उनको उन्होंने सबसे पहले जो है शिक्षित किया और उनको जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली अगर कोई महिला शिक्षिका हुई तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले हुई और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को पढ़ने के लिए जो है जो मेहनत की, जो संघर्ष की, वो सबको मालूम है। गांव के अंदर सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसके अंदर 36 बरादरी के लोग सभी इकट्ठे हुए और मैं तो कहता हूँ कि आज के इस युग में पूरे समाज के अंदर ऐसा राजनीतिक माहौल बना हुआ है कि धर्म को धर्म से और जाति से जाति को लड़ाने का पूरा प्रयास जारी है। तो ऐसे माहौल के अंदर सभी को मिल करके इन महापुरुषों की जयंती मनाना एक सार्थक साबित होगा और मैं तो कहता हूं कि महापुरुष कोई भी हो वो 36 बरादरी का होता है। जन्म दिवस मना रहे हैं और साथ में हमारे दानक रत्न से सम्मानित चौधरी अमर सिंह दानक जी और बाबा फुले जी, देखिए कितना अच्छा समीकरण है। आज के ही दिन सभी का जो जन्मदिन आ रहा है तो हम यहाँ पहले उनको नमन करते हैं। आज पालवास गांव में सभी साथियों ने कोई भी, आज सबसे बड़ी बात यह है कोई एक पार्टी से नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी से है, इन्होंने पार्टी से है, सभी पार्टी से है, भाजपा से भी है। आज इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सभी एक होकर के ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मनाएंगे और सारा पूरा का पूरा समाज, जैसे राजपूत समाज से है और हमारे सभी समाजों से आए हैं, सभी समाजों ने एक इकट्ठा होकर के ना आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म दिवस गांव पालवास में मना रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर को चरणों में नमन करते हैं। उसके बाद गांव पालवास में जो भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, इनका गांव पालवास में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उसको बड़ी धूमधाम से गांव पालवास में मनाया जा रहा है और महात्मा फुले जी की भी जयंती है। स्वर्गीय चौधरी अमर सिंह धानक पूर्व मंत्री, धानक समाज के बहुत बड़ा नेता हैं, उनकी भी जयंती है। तो तीनों महान पुरुषों की जयंती है और इस महान पुरुष की जयंती पर भाई धर्मवीर डावला आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और इन्होंने विभिन्न समाज के सभी जातियों के नेता यहाँ पर बुलाए हैं। गांव तालू निवासी मोटरसाइकिल सवार करीब 72 वर्षीय पशु व्यापारी पिकअप गाड़ी के साथ हुए हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस चौकी इंचार्ज दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यापारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। गांव मुंडाल में पिकअप व मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में घायल हुए मोटरसाइकिल सवार पशु व्यापारी को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों के बयान पर कार्यवाही करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस चौकी मुंडाल कला के इंचार्ज एएसआई दीपक कुमार ने बताया कि भिवानी मुंडाल रोड पर मुंडाल के नजदीक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त बाइक भी उसी स्थान पर पड़ी हुई थी। वहीं घायल को नागरिक अस्पताल भेजा गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिकअप डाला ने इसे टक्कर मारी थी और पिकअप डाला चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों के अनुसार गांव तालू निवासी रूप भैंसों के लेन देन का काम करते थे, जो मुंडाल से अपने गांव तालू की तरफ आ रहे थे। इसी बीच यह एक्सीडेंट हुआ। वहीं मृतक के भतीजे सुभाष के बयान पर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम भिवानी के माध्यम से
कि भिवानी से की तरफ जो रोड जा रहा है मुंडाल से निकलते ही वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। तो मौका पे मैं पहुँचा था, वहाँ पे देखा तो एक इंजर्ड जो है सड़क के बीच में गिरा हुआ था और उसकी एक्सीडेंटल बाइक भी थी वहीं पे। तो उसको उठा के सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेजा तो डॉक्टर साहब ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। आसपास पूछताछ से ये आया कि कोई पिकअप डाला था, नंबर नोट नहीं हो पाया और उसने इसको हिट किया है और वो मौका से भाग गया है। मृतक करीब 70 साल के करीब उम्र है उनकी और उनका नाम रूप है, रूप सन ऑफ छोटू, गांव ताल्लू से है वो। उनके फैमिली वालों ने बताया कि वो भैंसों के लेन देन का काम करते थे, व्यापार करते थे और वो मुंडाल से और अपने गांव की तरफ आ रहे थे, ताल्लू की तरफ। आज हमने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के और उनके गार्जियन के हैंडओवर करी है और इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने पर्चा दर्ज किया है, उसकी जांच अभी चल रही है। अनाज मंडी में चल रही फसलों की खरीद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के ग्रामीण और शहरी प्रधान ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करना और ट्रैक्टर पर नंबर का होना अनिवार्य करना किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से फसल खरीद का किसानों को तुरंत भुगतान करने की मांग की। फसल खरीद की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया व ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो तुगलकी फरमान है। पोर्टल आधा काम करता है और आधा काम नहीं करता। हकीकत यह है कि किसानों को अनाज बेचना मुश्किल हो गया है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि बायोमेट्रिक लगाना, ट्रैक्टर का नंबर, फोटो खिंचवाना आदि गति को रोकने वाले कार्य हैं। वहीं शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि किसान की फसल खरीदने में काफी पेचीदगियां हो गई हैं। गुलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि किसान मौसम की मार से पहले ही पीड़ित हैं, उन्हें और पीड़ित न किया जाए। किसान की फसल जब मंडी में आए तो इसका तुरंत भुगतान किया जाए और यदि भुगतान में देरी होती है तो ब्याज सहित पैसा उनके खातों में डाला जाए। कि शायद सरकार ने ये मन बना लिया है कि हमें किसानों को परेशान रखना है और ये सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है। आप देखो किसान इतना परेशान है। जब हम अभी बैठे थे धनाना में धरने पे, रास्ता रोक के किसान बैठे हैं, किसान संगठन सारे वहाँ बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं। और जब आदमी सड़कों पर आता है, सड़कों पर आकर बैठ जाता है, वो सिर्फ परेशानी में आकर बैठता है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आप यहाँ पर देखो इस समय जो नियम लागू करे हैं वो नियम एक तरीके से तुगलकी फरमान है। अब कोई यहाँ तक आए करे ट्रैक्टर की आरसी दो, तो यहाँ मतलब ट्रैफिक का काम यहाँ पे हो रहा है या मंडी का काम यहाँ पर हो रहा है, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए। पोर्टल आधा काम नहीं करता, आधी दिक्कतें उसमें रहती हैं। मतलब आप अगर इतना दुखी करोगे सबको तो कहाँ जाएंगे लोग। आज के दिन हकीकत ये है कि अनाज बेचना मुश्किल है, दारू और ड्रग्स बेचना आसान है। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनाज मंडी में आए, ये देख के जो किसान की दुर्दशा आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, इससे शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। आज ये जानबूझकर किसान को परेशान करने के लिए ये नए ये पोर्टल, अभी यहाँ किसान बता रहे थे कि वो लैपटॉप से पोर्टल में नहीं चढ़ता, वो आड़ती के फ़ोन से वहाँ मैसेज जाएगा, वहाँ से मैसेज इस कमेटी को आएगा, फिर ये उसको क्लियर करेंगे, तब किसान की फसल को ये खरीदेंगे और किसान की फसल को खरीद के यहाँ डाल देते हैं और पैसा उनका 1 भी रुपया उनके खाते में नहीं आता। ये शर्त रख दी है कि जब तक स्टॉक में किसान की फसल नहीं जाएगी जब तक पैसा नहीं देंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पारदर्शिता के लिए फसल खरीद प्रक्रिया को बनाया गया है पूरी तरह डिजिटल। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा भिवानी में धूमधाम से मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। TITS कॉलेज में कंप्यूटेक्स 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग का हुआ आयोजन। गांव पालवास में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती।
पिकअप ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, पशु व्यापारी की हुई मौत। अनाज मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने कहा जानबूझकर किसानों को किया जा रहा परेशान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।